नमस्कार, मेरा नाम है अडिक खन्ना और इस समय मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ में क्यों हूँ? क्योंकि यूजीसी समर्थन के बिल पे यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, लोग एकत्रित हुए हैं। आप अगर यूजीसी की बात करें तो मैं सिर्फ एक स्टैट्स बताना चाहूंगा। आप उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों की लिस्ट के नाम निकालिए और फिर आप खुद तय करिए कि किस कास्ट का कितना रिप्रेजेंटेशन है या किस वर्ग का कितना रिप्रेजेंटेशन है। आपको उससे अंदाजा मिल जाएगा। अगर यहाँ से भी अंदाजा नहीं मिलता है तो आप आईआईटी और आईएम के प्रोफेसरों की लिस्ट निकालिए और वहां से भी आपको अंदाजा मिल जाएगा कि किस कास्ट का कितना रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप यहाँ तक की भी नहीं संतुष्ट है तो एनसीआरबी का डेटा निकाल दीजिए, कास्ट एट्रोसिटीज का या एट्रोसिटीज का ही डेटा निकाल दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि किसके साथ क्या भेदभाव होता है। खैर, ये तमाम घटनाक्रम और ये तो डाटा की बात हुई। हम इस समय लखनऊ में हैं और लखनऊ में तमाम लोग यूजीसी के समर्थन में एकत्रित हुए हैं। तो कुछ लोगों से हम बात करते हैं, जानते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं और उनका मत क्या है। दादा, आपका नाम क्या है? रामचंद्र वर्मा। आप किस जिले से रहने वाले हैं? मैं अम्बेडकर नगर से रहने वाला हूँ। और आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम यूजीसी का जो विधेयक लागू हुआ है समता का, जिसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने के लिए जो लागू हुआ है उसे लागू होना चाहिए। टोपी पहनी आपकी, ये क्या है? ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन हम उसमें है तो उसमें हम टोपी पहन लिए हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? हिंदी स्वराज सेना। हाँ, हिंदवी स्वराज सेना। अच्छा, लेकिन इसका एकदम भगवा कलर है, ऐसा क्यों? भगवा कलर तो शिवाजी का भी था। भगवा कलर तो हमेशा प्रतीक है आंदोलन का। अच्छा, ये बताइए, आप कितने साल के, आपकी उम्र कितनी है? 71 साल। आप विश्वविद्यालय की कहीं से, कॉलेज से डिग्री या कहीं विश्वविद्यालय? मैंने डिग्री ली, विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी जीवन भर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन सी परेशानियां एक कास्ट एंगल से किसी आदमी को फेस करनी पड़ती है विश्वविद्यालय में? अब आप इसको, अगर आप पूरे इंडिया में सरकार कमेटी बना दे, पूरे इंडिया के जितने भी इम्तहान हुए हैं आज तक, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएससी, एमएससी, यहाँ भी हुए हैं एग्जाम, कंपटीशंस में जहाँ इंटरव्यू हुए हैं या प्रैक्टिकल है, आप थ्योरी का एवरेज ले लीजिए और प्रैक्टिकल का एवरेज ले लीजिए, आपको अंतर पता लग जाएगा कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है। थ्योरी में जो एवरेज बहुजन लोगों का होगा, प्रैक्टिकल में उसका एवरेज बहुत कम होगा, और जो सवर्णों का थ्योरी में एवरेज होगा, प्रैक्टिकल में एवरेज उससे ज्यादा होगा। हमेशा उठा के देख लें, ये आपका सीधा साधा प्रमाण है। आप किसी भी कॉलेज में जाके देख लीजिए, उठा लीजिए वहाँ का रिजल्ट, किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी बोर्ड का, आपको ये चीज मिल जाएगी। एवरेज आप ले लीजिए, एवरेज सही लेंगे, एक आदमी का लेंगे नहीं, एवरेज ले लीजिए। आप किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में ले लीजिए, आप तो जहाँ जाति नाम नहीं है तब भी आप ले लीजिए। हम लोग तो कमेटीज में देखते हैं, अरे भाई ये तो ओबीसी में आ जाएगा, एससी में आ जाएगा, इसको ज्यादा नंबर मत दो इंटरव्यू में, नहीं तो जनरल में आ जाएगा। ये चलता है अनौपचारिक रूप में। अच्छा, ये बताइए, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ तो यहाँ पे तमाम पार्टियों के झंडे लगे हैं, बैनर लगे हैं, लेकिन जो आपके नेता है या आपके वर्ग के नेता है वो इन सब चीजों पे बोलने से बहुत कतराते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि भाई देखिए, वो राजनेता हैं, वो सामाजिक नेता नहीं है। और राजनेता और राजनीति परसेप्शन पे चलती है। रियलिटी और परसेप्शन का अंतर आपको देखना होगा। रियलिटी क्या होती है, परसेप्शन क्या होता है। आप जो सवर्ण समाज है, आज आप देखिए, किसी भी नेता को देख लीजिए जो झूठ बोल रहा, फेंक रहा है और मीडिया में उसका चल रहा है। आज आप छोटी सी चीज देख लीजिए, आज जो डिस्कोर्स है
राजनीतिक डिस्कोर्स है, उसकी स्तर आप देख रहे हैं, वो समाज कहाँ जाएगा? जिस देश के बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग गाली गलौज एक दूसरे पे छींटा कसी करें, उस देश की आने वाली जनरेशन क्या सीखेगी? जो सलाका पुरुष हैं, जो आइकन हैं देश के, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे, उनके मुंह से किसी को गाली और किसी को अभद्र भाषा से समाज में क्या संदेश जा रहा है? ये तो सब वही लोग हैं ना जो आज कहते हैं कि हम बड़े भले हैं, ज्यादातर सब वही लोग तो हैं। आप भी बताइए, इसको कभी ध्यान दीजिए आप। भाषा क्या चल रही है आज डिस्कोर्स के राजनीतिक में? वो भाषा हम आप बोल नहीं सकते जो भाषा हमारे बड़े बड़े नेतागण बोल रहे हैं। आप बोल सकते हैं? किसी को गाली दे सकते हैं? नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, लेकिन वो दे रहे हैं एक दूसरे को। अब जैसे इस कमेटी में है, केवल 3 मेंबर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किए हैं कि एक एससी का होगा, एक एसटी का होगा, वो ओबीसी का होगा। इसके बाद 10 मेंबर में सारे मेंबर हो सकते हैं। चेयरमैन 99 मुश्किल से 2-1 होंगे जो शेड्यूल या ओबीसी के होंगे, वाइस चांसलर्स और डायरेक्टर्स, नहीं तो सब वही हैं। तो कहाँ यहाँ है कि 3 आदमी क्या कर लेंगे 10 की मेंबर में कि वो न्याय नहीं होने देंगे? तो आप कोर्ट, इसका 2 पहलू है। देखिए, राजनीति से हटा दीजिए, इसका 2 पहलू है। एक है कानूनी पहलू, एक है व्यवहारिक पहलू। अगर कानूनी पहलू संविधान आज इतने 75 सालों में लागू हुआ होता तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं होती। व्यवहार में वो कानून नहीं आए, वो अगर व्यवहार में नहीं आए, कानूनी तो आप तमाम दे देते हैं, लेकिन व्यवहार में क्या वो आ रहे हैं? इसका व्यवहारिक पहलू जो है, अगर व्यवहारिक पहलू से देखें तो कानून पूरी तरह सही है। सवर्ण क्या विरोध कर रहा? कह रहा है कि अगर कोई बहुजन का लड़का या एससी का लड़का किसी सीनियर सवर्ण के खिलाफ शिकायत कर दे तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए अगर गलत पाया जाए। यही तो उनका विरोध है, और तो कोई विरोध है नहीं उनका। अब आप ये हमको बताइए, जहाँ 7 मेंबर सवर्ण के हों उस कमेटी में, और जहाँ चेयरमैन सवर्ण का हो 90% में, कोई किसी दलित की हिम्मत है कि वो गलत शिकायत कर दे किसी के खिलाफ? और अगर वो कर भी देगा तो 7 लोग क्या जांच करके उसको न्याय नहीं दे सकते? अगर उसको पनिशमेंट दे दिया जाएगा तो सारे लोग एक होकर सबको उन्हीं को बर्खास्त कर देंगे जो कह रहे हैं इनका भविष्य चौपट होगा। अरे क्यों भविष्य चौपट होगा भाई? न्याय करिए, भविष्य क्यों चौपट होगा? भविष्य तो इसलिए चौपट होगा कि व्यवहारिकता में कानून नहीं लागू हो रहा ईमानदारी से। ईमानदारी से लागू होगा क्यों किसी भविष्य चौपट होगा? अगर आप ईमानदारी से कोई कानून लागू करें तो क्यों ये प्रॉब्लम हो? अगर सारे रेवेन्यू में कानून लागू होते तो इतना कोर्ट में केसेस क्यों जाते भाई? अगर कानून, उसी कानून को लागू करने के लिए तो आदमी कोर्ट में जाता है न्याय के लिए। अगर वो प्रशासन लागू कर दे, न्याय दे दे, तो कोर्ट क्यों कोई जाएगा? अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसे देखते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसी डिसीजन आया उसके 3-4 दिन के भीतर ही उन्होंने स्टे लगा दिया। भाई देखिए, वो उसका अनादर तो हम कर नहीं सकते, वो सुप्रीम है, उनका हम कंटेम्प्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, न्याय देना और न्याय दिखता नहीं है। पूर्ण न्याय दिखता नहीं है। आज 8-10 सालों से मैं ज्यादा मार कर रहा हूँ, पूर्ण न्याय दिखता नहीं है। ये भारत है, भारत में न्याय किसका है वो सब जानते हैं। अभी रिसेंट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपने देखे होंगे। खैर, मैं बात एक इतर भी करता हूँ। अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाए या मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाए तो वहाँ पे रैगिंग को लोग बहुत आम तरीके से देखते हैं। वो सोचते हैं कि ये जूनियर है, इसका थोड़ा मजा ले लिया जाए। लेकिन अगर आप विश्वविद्यालयों में जाए, कॉलेजों में जाए और तमाम किसी शिक्षण संस्थाओं में जाए, और चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई और स्टेट का सर्विस कमीशन हो, उसमें जब आप प्रीलिम्स के नंबर देखेंगे
और मेंस के नंबर देखेंगे और इंटरव्यू के नंबर देखेंगे और कास्ट से आकलन करेंगे तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ पे खेला हो रहा है। अब मैं इसका उदाहरण आपको दूं, EWS में सब सवर्ण हैं। जब तक EWS नहीं था तब तक वही संवर्ग कहता था कि रिजर्वेशन से SC ST और OBC में कम क्वालिफिकेशन के लोग आते हैं। आज जब उनका कट ऑफ OBC से कम जा रहा है तब कोई नहीं कह रहा कि EWS में क्या कहते हैं कम काबिल लोग आ रहे हैं। वहाँ मेरिट नहीं होती थी, वो बेवकूफ थे। इनका जब कट ऑफ कम हो रहा है तो ये बुद्धिमान है। ये आप सोचिए इसको, जब OBC का SC का कट ऑफ कम रहता है तो मानना हुआ है भाई वो पिछड़े हैं, तो आप कहते थे कि इनको पिछड़ों को दे दिया गया, इससे प्रशासन चौपट हो रहा है और प्रशासन में अच्छा नहीं हो रहा है। ये सब आप कमेंट लोगों के सुनते रहे होंगे। ये तो अखबारों में यहाँ वहाँ तमाम सो कॉल्ड प्रबुद्ध लोग लिखा करते थे। और आज क्या है, जब उनका कम हुआ तो वो प्रबुद्ध लोग क्यों नहीं सो रहे हैं? वो क्यों नहीं कह रहे कहा इससे उससे भी खराब लोग आ रहे हैं? उनको कहना चाहिए ना। जो लोग उस समय लिख रहे थे उनको आज भी लिखना चाहिए ना, अगर वो प्रबुद्ध हैं और समाज के प्रति न्याय में हैं। आप तमिलनाडु में देख लीजिए, तमिलनाडु का प्रशासन क्या भारत में कहीं से खराब है? वहाँ तो ज़्यादा, वहाँ 69% रिजर्वेशन है। वहाँ का क्यों अच्छा है? वहाँ लोग प्राइवेट स्कूल में कम, गवर्नमेंट स्कूल में क्यों जाना पढ़ना चाहते हैं? इसी देश का हिस्सा तो वो भी है, इसी देश का हिस्सा तो वो भी है। तो तमाम बातें और फैक्ट्स के साथ है, आर्टिफैक्ट्स भी अटैच है उसमें। खैर यूपीएससी से मुझे याद आया कि एक महानुभाव है, वो पहले क्या कहते हैं जनरल कैटेगरी से थे, आईपीएस बनी। उसके बाद मैं और बताऊं आपको, इसमें बेसिक ये है कि ये जातिवाद और ये सब कहते हैं, जातिवाद बल्कि आप ये जान लीजिए कि ये माइंड सेट होता है। क्या नेहरू जी या जो लोग सवर्ण के लोग भी समाज की जागरूकता के लिए आए, आगे आए, बलिदान किया समाज के लिए, उनका माइंड सेट था, वो इस चीज़ को समझते थे। और जो फ्यूडल माइंड सेट है, सामंतवादी माइंड सेट जो है, वो आज हावी है। और उसमें से जो अच्छे लोग हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा। ऐसा नहीं वहाँ सब खराब है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे सवर्ण खराब है, मैं नहीं कतई कहूँगा। उनमें भी एक से एक अच्छे लोग हैं जो समाज के लिए करते हैं, लेकिन उनका नाम कोई नहीं लेता। नाम उनका लेता है जो किसी के मुंह पे पेशाब कर देते हैं। अगर व्यवहारिक प्रश्न न होता तो आज किसी आदिवासी दलित के ऊपर पेशाब करने का कोई तुक होता है? ये घटनाएं क्यों आती? अगर व्यवहारिक रूप में कानून लागू होते। और उनके होता कौन है? सत्ता में बैठे एमएलए का आदमी, वो एक नेता, जो समाज का नेता है, जो सत्ता में है, वो ये कर रहा है, उसको कुछ नहीं होता। तो क्या है? व्यवहारिक पहलू है। अब आप शिक्षा को सरकारी शिक्षा पे नहीं खर्च करना चाहती, प्राइवेट शिक्षा, इसलिए जो बड़े लोग हैं वही पढ़ें, आम आदमी उनका 500 रुपए में झंडा उठाए और जाए मार खाए, गोली खाए और उस सत्ता में बैठे। भाई आम आदमी क्या है आज पढ़ाई कर सकता, आप हमें बता दो। मजदूर का बेटा आज के 20 साल 25 साल पहले 80 में हम लोग जाते थे, 2 आने फीस लगती थी और वो भी देना मुश्किल होता था। आज 84 लाख रुपए पीजी का फीस है मेडिकल की। कितना इंटेलिजेंट लड़का होगा, दे पाएगा वो? कितने लोग दे पाएंगे बताइए? समाज के कितने % दे पाएंगे? ये तो एक तरीके का इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है भाई। देखिए समाज में 2 व्यक्ति होते हैं, हैव्स हैव नॉट्स, संपन्न और विपन्न। ये भी 2 तरीके की होती है, एक आर्थिक, एक सामाजिक। आर्थिक विपन्नता जिसकी है लेकिन सामाजिक विपन्नता नहीं है,
वो उससे बेहतर होगा जिसकी आर्थिक संपन्नता हो लेकिन सामाजिक विपन्नता हो। थे तो चीफ मिनिस्टर आपके अखिलेश जी बहुत संपन्न थे, लेकिन धुलवाया तो गया उनके जाने के बाद मकान। पेपर में आया था, धुलवाया गया ना। वो तो बहुत संपन्न थे। अगर अर्थ ही सब कुछ है, धन ही सब कुछ है, तो उनसे कौन वो क्या कम धनी है वो? लेकिन सामाजिक रूप से संपन्न नहीं है, आर्थिक रूप से संपन्न है। सामाजिक संपन्नता आर्थिक संपन्नता से ज्यादा हावी होती है। सामाजिक विपन्नता ज्यादा प्रभावशाली होती है सामाजिक संपन्नता की। क्यों कि उसको उसमें पैदा होने वाले बच्चे को बचपन से सम्मान मिलता है, उसको दबाया नहीं जाता, यहाँ कुचला जाता है हर कदम पे। चाचा ने बहुत सारी बातें अपने शब्दों में बोल दी, अब मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अक्सर सिखाया जाता है कि आपको क्लोजर रिमार्क देने होते हैं, लेकिन क्लोजर रिमार्क की आज ऐसे कोई खास जरूरत नहीं है। बस वो यूपीएससी वाले एग्जाम्पल में वापस आ जाता हूँ। तो यूपीएससी में एक मानव थी जो पहले क्या कहते हैं जनरल कैटेगरी थी, फिर आईपीएस बनी। आपको मैं एक प्रैक्टिकल केस बताऊं। एक गांव का लड़का आज के 40 साल पहले 50 साल पहले इंटरव्यू में गया, उससे कह दिया गया तुम गोदरेज की अलमीरा कैसे खोलोगे। उस जमाने में गोदरेज के अलमीरा गांव वाला कौन जानता था? और कह दिया भाई तो कुछ नहीं जानता। क्या शहर वाले से ये पूछा गया कि तुम खेत में मूली पहचान लोगे? उससे पूछा गया? अरहर का फली कैसे होती है उससे पूछा गया? परिवेश से रिलेटेड चीजें नहीं पूछेंगे आप, और उस पर आप डिसाइड करेंगे। भाई आज जो गांव में खड़ा है लड़का है, शहर में पढ़ रहा है, उसको आप ले जाइए गांव में कहीं खड़ा कर दिए, वो गेहूं और चावल पहचान दे, बताओ हमको, जो पूरा यहाँ का शहर का हो नहीं पहचान से। उसमें उसकी गलती भी नहीं है। क्या गलती है उसकी? भाई जो नहीं देखा वो नहीं जानेगा। और गांव वाला अगर रिमोट का है तो पिज्जा क्या जाने वो। खैर अब मैं बार बार हमारी उनकी बात है तो मैं उनकी बात रखता हूँ। यूपीएससी के उसी एग्जाम्पल में वापस आता हूँ। वो पहले जनरल कैटेगरी से थी, फिर वो आईपीएस बनी, और अभी हाल ही में आईएएस बनी, और आईएएस में आगे लिख दिया ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। बस इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगा, अपनी बात खत्म करता हूँ कि आप स्टैट्स देखिए, फैक्ट्स देखिए, और फिर डिसाइड करिए कि जो फैसले आ रहे हैं या जो फैसले हो रहे हैं, जो फैसले हो चुके हैं, वो कहाँ तक न्याय संगत है और न्याय तार्किक है और कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। खैर हम मिलते हैं किसी और नेता, किसी और मुद्दे के साथ, किसी और जगह। कैमरामैन राहुल के साथ अडिक खन्ना, बीसीसी न्यूज लखनऊ।